जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षा की डेट आगे बढ़ चुकी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी तैयारी को बंद कर देना है। हम जिस स्पीड से पढ़ रहे थे, एक दिन में हम जितने घंटे पढ़ रहे थे उसको रोक देना है और आराम करना है, ऐसा तो बिल्कुल करना ही नहीं है। ये अवसर है उन लोगों के लिए जिनका कोर्स अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उनके लिए टाइम मिल चुका है कि वो अपनी पूरा सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने अपना सिलेबस ख़त्म कर रखा था, परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे, उनके लिए अब मौका है कि वो अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतिहास के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो बिना कोई देर किए आपको ये सारे प्रश्न रट लेना है, क्योंकि यही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन हैं? यानी कि ऐसे कौन से नेता हैं जो खिलाफत आंदोलन में प्रमुख थे? तो खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे उनका नाम है अली बंधु। अली बंधु खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग को मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला था? तो मुस्लिम लीग को मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक निर्वाचन का जो अधिकार मिला था वो 1909 में मिला था। यहाँ पर यह भी हम कह सकते हैं कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला, तो 1909 में मिला था। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग का जो पहला अधिवेशन हुआ था 1906 में हुआ था। तो मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन 1906 में हुआ था। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। कहाँ पर हुआ था? ढाका में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। विधवा पुनर्विवाह के समर्थक कौन हैं? तो किनके अथक प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह को रोका गया? तो वो हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। विधवा पुनर्विवाह के समर्थक कौन हैं? इनसे विधवा पुनर्विवाह से संबंधित कौन हैं? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, राजवंश का सही कालानुक्रम लगाइए। यानी दिल्ली सल्तनत के जितने भी राजवंश हैं उनको सही क्रम में लगाना है। ये प्रश्न किसी परीक्षा में आया होगा जिसमें सिर्फ दिल्ली सल्तनत के 4 राजवंशों के बारे में लिखा गया है, उसको सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले गुलाम वंश आए थे, उसके बाद खिलजी आए थे, फिर तुगलक आए थे और फिर लोधी आए थे। ये इनका सही क्रम है। इसमें सैयद वंश के बारे में नहीं लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार प्रतीक मुद्रा किसने चलाई थी? तो भारत में सबसे पहली बार प्रतीक मुद्रा के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक ने चमड़े के सिक्के चलाए थे। तो चमड़े के सिक्के किसने चलाए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाए थे। इसी को ही प्रतीक मुद्रा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में एक छत्र राज्य था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी जो कि भारत में राज करती थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के इस एक छत्र राज्य को ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में कब लाया गया? तो ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में ईस्ट इंडिया कंपनी के संपूर्ण राज्य को 1793 में लाया गया। 1793 में ब्रिटिश हुकूमत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे राज्यों को अपने अधिकार में ले लिया था। इसके कहने का ये मतलब था। ये आंशिक रूप से लिया गया था, पूर्ण रूप से 1857 की क्रांति के बाद लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था? 1919 में। तो 1919 में एक बहुत प्रमुख घटना हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें गोली किसने चलाई थी? इसमें गोली चलाई थी जनरल डायर ने। तो जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। ये जलियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर में है। इसमें हजारों लोग मारे गए थे। और इस जनरल डायर को किसने मारा था? जनरल डायर को इंग्लैंड जाकर किसने मारा था? क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने मारा था। तो यहाँ पर जो आपका डाटा के रूप में 3-4 प्रश्न बन रहे हैं उसको आप रख लीजिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में हुआ था। ये गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। जनरल डायर ने कब दिया था? 1919 में। तो इसके लगभग 20-25 साल बाद इंग्लैंड जाकर ऊधम सिंह ने किसको गोली मारी थी? जनरल डायर को गोली मार के इनकी हत्या कर दिया था। तो ऊधम सिंह का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक अंग्रेजी का स्टेटमेंट है, लिखा गया है, लॉन्ग ईयर्स एगो वी हैव मेड अ ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। ये किसने कहा था? तो पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि जब भी आपको अंग्रेजी का कोई स्टेटमेंट मिलेगा तो उसको वो कौन कहेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही कहेंगे। ठीक है, और कब कहेंगे? जब 1947 में देश आज़ाद हो चुका था, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लॉन्ग ईयर्स एगो वी हैव मेड अ ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी ये शब्द कहे थे। आगे बढ़ते हैं। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो बुलंद दरवाज़ा बनाया था अकबर ने। और ये बुलंद दरवाज़ा है कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में है। क्यों बनवाया था?
कि अकबर की गुजरात विजय के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। गुजरात जीतने के बाद बुलंद दरवाजा बनाया गया था। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। इस चीज़ को आप रट लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो फारसी भाषा में जफरनामा गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा लिखा था। किस भाषा में लिखा था? फारसी भाषा में लिखा था। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गुरिल्ला युद्ध कौन करता था? तो गुरिल्ला युद्ध संबंधित है शिवाजी महाराज से। तो शिवाजी महाराज मुख्यतः गुरिल्ला युद्ध करते थे, इसलिए इन्हें गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तृतीय पानीपत युद्ध कब लड़ा गया था? तो तीनों जो पानीपत के युद्ध हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, इसको आपको रट लेना है। ये कब लड़ा गया था और किस राजाओं के बीच में लड़ा गया था? तो जो तीसरा पानीपत का युद्ध है वो 1761 में लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? मराठों और अफगानों के बीच में। अफगानों का राजा कौन था? तो अफगान सेना का जो राजा था वो अहमद शाह अब्दाली था, और इस चीज़ को आप पानीपत मूवी में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में जो पटना शहर है, जो कि बिहार की राजधानी है, उसको किसने बसाया था? तो पटना शहर को उदयन ने बसाया था। तो उदयन ने, इनको उदयन भी कहते हैं, इन्होंने पटना शहर बसाया था। आगे बढ़ते हैं। एक प्रमुख अफ्रीकी यात्री है जिसका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि इतिहास का वह शासक कौन है जिसे हाथियों का शिकारी कहा जाता है? तो हाथियों का शिकारी देवराय सेकंड को कहा जाता है। तो देवराय सेकंड हमारे जो है हाथियों के शिकारी के नाम से प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं। सौराष्ट्र एक जगह है, वहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध झील है जिसका नाम है सुदर्शन झील। इस सुदर्शन झील पर बांध बनवाया गया था, और ये बांध किसने बनवाया था? तो मौर्यों द्वारा ये बांध बनवाया गया था। तो मौर्य राजवंश के द्वारा सुदर्शन झील पर बांध बनाया गया था। ये सुदर्शन झील कहाँ पर है? सुदर्शन झील आपके सौराष्ट्र में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो चौथी जो बौद्ध संगीति है ये पाटलिपुत्र में हुई थी। अब यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट कर लेना है, उसको आपको रट लेना है कि जितने चारों जो बौद्ध संगीति हैं ये कहाँ पर हुई हैं, किन के शासनकाल में हुई हैं, इनके होने का क्या समय है, और इनमें अध्यक्ष कौन था। ये चारों चीज़ें आपको याद कर लेनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा भारतीय शासक है जिसने औरंगजेब को 17 बार युद्ध में हराया था? तो उस भारतीय महान शासक का नाम है छत्रसाल। छत्रसाल कहाँ के राजा थे? बुंदेलखंड के राजा थे। औरंगजेब ने इन्हें 17 बार हराने के लिए अपने सेनापतियों को भेजा था, लेकिन पूरे के पूरे 17 बार राजा छत्रसाल ने उन सेनापतियों को हराया, यानी कि औरंगजेब ने कभी भी छत्रसाल को हरा नहीं पाए थे। आगे बढ़ते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो जिसे हम लोग जीटी रोड भी कहते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड को जीटी रोड भी कहते हैं। इसका निर्माण किसने कराया है? इसका निर्माण सेठ शाह सूरी ने कराया था। आगे बढ़ते हैं। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, इसमें कश्मीर के बारे में बताया गया है। तो इस राजतरंगिणी जो किताब है उसके लेखक कल्हड़ हैं। तो कल्हड़ ने राजतरंगिणी इस किताब को लिखा था। आगे बढ़ते हैं। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई? तो 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। मोहम्मद साहब ने इसकी स्थापना किया था। किसकी स्थापना? इस्लाम धर्म की। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत का वह कौन सा शक्तिशाली राज्य है जिसमें नौ सैनिक शक्ति सबसे ज़्यादा थी? तो उस शक्तिशाली राजवंश का नाम है चोल वंश। तो चोल वंश की जो 9 सैनिक शक्ति थी वो सर्वाधिक थी। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि दक्षिण में हमारे पास श्रीलंका है, और जब हम दक्षिण पूर्व में जाते हैं तो म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, इन सारे देशों पर चोल वंश का ही शासन था। तो इस प्रकार 9 सैनिक शक्ति किसकी ज़्यादा मजबूत थी? चोल वंश की सबसे ज़्यादा मजबूत थी। आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? तो ये हमें पता है। मौर्य वंश का जो अंतिम, एक मिनट,
सॉरी, मौर्य वंश के जो अंतिम शासक हैं उनका नाम है बृहद्रथ। तो बृहद्रथ मौर्य वंश के अंतिम शासक हैं, इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा। और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन है? तो भारत की जो पहली महिला विदेश सचिव हैं उनका नाम है चोकिला अय्यर। तो चोकिला अय्यर भारत की पहली महिला विदेश सचिव हैं, इस चीज़ को आप रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य है जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का प्रमुख साम्राज्य है। ये गलीचा निर्माण के लिए बहुत फेमस था। तो गलीचा निर्माण होता कहाँ था? तो विजयनगर साम्राज्य के कालीकट शहर में गलीचा निर्माण होता था। तो गलीचा निर्माण के लिए फेमस कौन है? कालीकट शहर है। किस साम्राज्य में? विजयनगर साम्राज्य में। आगे बढ़ते हैं। आत्मकथा है, तो आंसर आपका दिया गया है बाबरनामा। तो इसके कहने का मतलब है कि ये प्रश्न किसी परीक्षा में आया होगा जिसमें लिखा गया होगा कि इनमें से आत्मकथा कौन सी है, उसमें से 4 आपको विकल्प दिए रहे होंगे, उसमें से बाबरनामा चुनना है। तो यानी कहने का मतलब आप इतना समझ लीजिए कि बाबरनामा क्या है? बाबरनामा एक आत्मकथा है जिसको किसने लिखा था? बाबर ने ही लिखा था। आगे बढ़ते हैं। ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत किसने किया था? तो ऐसे बगीचे जिसमें पानी बहता हो, इस प्रकार के बगीचे के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बाबर ने ही स्टार्ट किया था। बिहार ने अपना नाम व्युत्पन्न किया है। तो वर्तमान में जो बिहार हमारा राज्य है, तो ये बिहार शब्द आया कहाँ से? तो बिहार शब्द बौद्ध मठ से आया है। तो बिहार शब्द कहाँ से आया है? बौद्ध मठ से बिहार शब्द आया है। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में शामिल कौन है? यानी कि नई दिल्ली जो आपका शहर है, इसकी डिजाइन को किसने तैयार किया था? तो नई दिल्ली शहर की डिजाइन को एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर ने तैयार किया था। एडवर्ड लुटियंस और बेकर, इन दोनों लोगों का आप नाम याद रखिएगा। इन्होंने ही राष्ट्रपति भवन की डिजाइन तैयार किया था और दिल्ली शहर की डिजाइन को तैयार किया था। तो पूरा नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लुटियंस और बेकर, ऐसा याद नाम आप रख सकते हैं कि लुटियंस और बेकर। अगला हमारे पास प्रश्न है, सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर 1816 ईस्वी में हुआ था। तो 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, इस चीज़ को आप जानते रहिए। आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता शहर में एक बहुत ही प्रसिद्ध बिल्डिंग है जिसका नाम है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ पर है? आपके कलकत्ता में है। ये किस गवर्नर के शासनकाल में बनाया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बनाया गया था। तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनाया गया था। कहाँ पर? कलकत्ता में। इस चीज़ को आप ध्यान से रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राजा बीरबल की उपाधि किसे दिया गया था? तो राजा बीरबल की उपाधि को महेश दास को दिया गया था। तो महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बीरबल का असली नाम क्या है? तो बीरबल का जो असली नाम है वो महेश दास है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।